नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज है 9 मई। 9 मई यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस। जी हां, आज ही के दिन 9 मई 1540 को भारत के एक यशस्वी और महान योद्धा का जन्म हुआ। उस योद्धा का जन्म हुआ जिसने अकबर के सामने कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया था। तो आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप के विषय में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। राणा उदय सिंह की लगभग 25 संतान थे और राणा उदय सिंह की लगभग 20 पत्नियां थीं। राणा उदय सिंह के विषय में कहा जाता है कि उदय सिंह बड़े कायर और डरपोक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हालांकि देखिए, ये जो राणा उदय सिंह के विषय में बताया गया है ये एक बकवासी है। राणा उदय सिंह कोई डरपोक और कायर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उस समय मेवाड़ की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया। अब होता यह है कि 1572 में फरवरी के महीने में राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है। राणा उदय सिंह एक विलासी प्रवृत्ति के शासक अवश्य बताए जाते हैं, क्योंकि इनके 20 रानियां थी और 20 रानियों में ये भटियाली रानी से अधिक लगाव रखते थे। तो मृत्यु से पहले भटियाली रानी ने ये एक वचन राणा उदय सिंह से लिया था कि आपकी मृत्यु के बाद मेरा ही पुत्र अर्थात जगमाल गद्दी पर बैठेगा। इस समय मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जिस समय राजा की मृत्यु होती थी तो सिंहासन खाली ना हो, इसके उपलक्ष्य में उसी दिन मेवाड़ पे एक नए राजा को चुन लिया जाता था। और ये चुनने का कोई प्रक्रिया ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा राजा का लड़का होता था उसको ही गद्दी प्राप्त होती थी। अब हुआ ये कि जिस समय उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उदय सिंह के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप उपस्थित हुए, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब महाराणा प्रताप उदय सिंह के अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए तो जो साथ आए सामंत थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महाराणा जो है अपने प्राचीन प्रथा को किस तरीके से समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने इसके विषय में महाराणा प्रताप से पूछा तो उन्होंने बताया कि दादा साहब जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करके गए हैं। इसके लिए सामंत बड़े नाराज हुए। इन सामंतों में किस्ताना, अक्षर राज और रामशाह तंवर प्रमुख थे। जब ये बात इन सामंतों को पता चली तो इन सामंतों ने जगमाल को गद्दी से हटा के महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया और इस प्रकार 28 फरवरी के दिन होली थी। इस समय होली के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और यह राज्याभिषेक गोकुंदा नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन अगले साल 1573 में महाराणा प्रताप का दोबारा से कुंभलगढ़ के किले में राज्याभिषेक कराया गया था। देखिए, इससे पहले की घटना मैं आपको बता दूं। इससे पहले 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का जो किला है ये राणा उदय सिंह से जीत लिया था और इसके बाद उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बनाया था। अब हुआ ये कि 1572 में ही अकबर के द्वारा गुजरात अभियान किया जाता है और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य गुजरात के व्यापारियों से प्राप्त धन गुजरात के व्यापारियों से धन प्राप्त करना था। अकबर के द्वारा जब गुजरात को जीत लिया गया तो गुजरात को जीतने के बाद जो मार्ग गुजरात के लिए गुजरता है वो मेवाड़ के आसपास से होकर गुजरता था। अब मेवाड़ ऐसी रियासत थी जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जबकि इससे पहले अधिकांश राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया था या फिर उन राजाओं को अकबर के द्वारा परास्त कर दिया जाता था। अब ये हुआ कि महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने के बाद अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके पास मिशन भेजे, तो इन मिशन में महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब ये मिशन किस प्रकार है, देखिए, सबसे पहले अकबर के द्वारा 4 मिशन महाराणा प्रताप से संधि प्रस्ताव के रूप में भेजे गए थे और इन 4 मिशन में सबसे पहला मिशन जो था ये था जलाल खां कोरची के नेतृत्व में। जलाल खां कोरची एक बड़ा ही वाकपटु इंसान था। जब ये महाराणा प्रताप से मिला तो महाराणा प्रताप से उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए चिकनी चुपड़ी बात की और कहा कि अगर आप अकबर की अधीनता स्वीकार करोगे तो आपको बहुत बड़ा साम्राज्य दिया जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप इनकी बातों में नहीं आते और लगभग 2 महीने तक कोरची महाराणा प्रताप की सेवा में रहने के बाद वापस अकबर के पास चला जाता है। लेकिन अकबर इसके बाद दूसरा अभियान मानसिंह के नेतृत्व में भेजता है। इसका कारण यह था कि मानसिंह एक राजपूत राजा थे और अकबर ने सोचा कि संभवतः एक राजपूत दूसरे राजपूत की बात मान लेगा। मानसिंह महाराणा प्रताप के पास उपस्थित हुए, लेकिन मानसिंह जब आए तो महाराणा प्रताप ने स्वयं न जाकर अपने पुत्र अमर सिंह को उनके पास भेजा और इस बात से मानसिंह काफ़ी नाराज हुए। यहाँ पे एक घटना भी घटित हुई।
मानसिंह जिस समय भोजन करने के लिए बैठे तो उस भोजन में महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं हुए थे। मानसिंह ने जब अमर सिंह से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दादा साहब के पेट में दर्द है। तो मानसिंह इस चीज को समझ गया कि महाराणा प्रताप मेरे से मिलना नहीं चाहते। मानसिंह ने कहा कि जल्द ही उनके पेट का दर्द लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, और इसके बाद मानसिंह भी वापस चले जाते हैं। इसके बाद अकबर जो है फिर तीसरा मिशन भेजता है, और ये मिशन भेजा गया था भगवान दास के नेतृत्व में। भगवान दास आते हैं, ये मानसिंह के पिता भी थे, और इससे पहले भगवान दास जो आमेर के राजा थे, ये आमेर जो रियासत है ये मेवाड़ के अधीन थी। तो महाराणा प्रताप ने भगवान दास का बहुत अच्छा स्वागत किया, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से यहाँ भी इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर चौथा मिशन भेजता है टोडरमल के नेतृत्व में, और टोडरमल का भी यही मतलब कंक्लूजन यहाँ यही निकलता है कि महाराणा प्रताप इन 4 जो अभियान भेजे गए हैं, इन अभियानों के बाद भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि अकबर जो उस समय लगभग पूरे भारत का शहंशाह था, और बड़ी बड़ी रियासतें जिसने अपने अधिकार में कर ली थी, साम दाम दंड भेद के कारण एक छोटी सी रियासत को वो अपने समक्ष झुका नहीं पाया था। अब यहाँ पे अकबर भी जानता था और महाराणा प्रताप भी जानते थे कि बिना अब युद्ध के काम नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इसी बीच बंगाल की साइड में एक विद्रोह होता है, और विद्रोह को दबाने के लिए अकबर उस अभियान में व्यस्त हो जाता है। इस अभियान का फायदा उठा के महाराणा प्रताप आसपास का जो क्षेत्र है उसे विजिट करते हैं। इस घटना की खबर जब अकबर को प्राप्त होती है तो अकबर बड़ा गुस्सा होता है, और अकबर मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना महाराणा प्रताप को हराने के लिए भेजता है। लेकिन यहाँ पे महाराणा प्रताप ने एक रणनीति अपनाई जो इससे पहले शासकों के द्वारा लगभग नहीं अपनाई गई थी। महाराणा प्रताप क्या करते हैं, महाराणा प्रताप इस क्षेत्र को जहाँ पे खेती होती है उसको पूर्ण रूप से उजाड़ देते हैं। इसका कारण ये था ताकि शत्रु सेना को रसद आपूर्ति ना हो पाए, और इसके बाद वे पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और रणनीति बनाते हैं युद्ध के लिए। देखिए ये जो घटना है ये है अप्रैल 1576 की। मानसिंह आसफ खां के साथ महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आता है, और ये युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे इतिहास में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कहता है, जबकि बदायूनी ने इसे गोकुंदा के युद्ध के नाम से संबोधित किया है, जबकि कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। युद्ध बड़ा ही भीषण हुआ। युद्ध की जो डेट है ये भी थोड़ी सी अपवादग्रस्त है, लेकिन 21 जून 1576 को युद्ध हुआ, और युद्ध के लिए महाराणा प्रताप ने ये नीति बनाई कि युद्ध जो है आमने सामने ना होके, मतलब युद्ध खुले मैदान में ना होके किसी ऐसी घाटी में लड़ा जाए जिसके तहत मुगल सेना को आसानी से पराजित किया जा सके। इसके पीछे कारण ये बताया गया था कि महाराणा प्रताप के पास आधुनिक तोपें और आग्नेय अस्त्र नहीं थे, जबकि अकबर के पास एक बड़ी विशाल तोप थी। तो महाराणा प्रताप ने घाटियों में युद्ध लड़ने का निर्णय लिया, और इस निर्णय के तहत महाराणा प्रताप और अकबर यानी कि मानसिंह की सेना जो है क्या होती है, युद्ध घाटी में पहुंच जाती है। युद्ध लड़ा गया, और लड़ने के बाद जो हुआ है इस युद्ध में बहुत सारे वीर योद्धा मारे गए। इस युद्ध की प्रमुख घटना भी आपने बहुत सारे चित्रों के माध्यम से देखी होगी। युद्ध के दौरान क्या होता है, युद्ध के दौरान जब ये युद्ध शुरू होता है तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को लेके मानसिंह के हाथी के ऊपर दोनों पैर रख देते हैं, और मानसिंह को एक भाला मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानसिंह भाले से बच जाता है, और इसमें मानसिंह का जो महावत है यानी कि मानसिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ था वो महावत मर जाता है, और इसके बाद मानसिंह का हाथी वापस भाग जाता है। शुरुआत में राजपूत सेनाओं के द्वारा यानी कि महाराणा प्रताप की सेना के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना की वो हालत की गई कि ये अकबर की सेना को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अपनी जान बचाई जाए। कारण ये था कि महाराणा प्रताप ने भीलों को भी घाटियों में नियुक्त किया था, और ये भील भी तीर चलाने में बड़े निपुण थे। इन भीलों में राणा पूझा एक शक्तिशाली सामंत थे जो महाराणा प्रताप की मदद कर रहे थे। यहाँ पे भील जाति का भी महाराणा प्रताप के इस हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत योगदान है, और कंक्लूजन इस युद्ध का यह निकला कि ये युद्ध ना तो महाराणा प्रताप ही पूर्ण रूप से जीत पाए और ना ही अकबर ही जीत पाया। हालांकि देखिए यहाँ वामपंथी और मक्कार इतिहासकारों ने ये घोषित करने का प्रयास किया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी। इसके पीछे कारण ये था कि युद्ध में महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया था। युद्ध महाराणा प्रताप जब जीतने ही वाले थे तभी मितर नामक एक
मुगल सेनापति ने एक चाल चली, उसने उसने ये कहा कि अकबर स्वयं सेना लेकर युद्ध में उपस्थित हो गया है। तो जो मानसिंह की सेना युद्ध छोड़कर भाग रही थी वो वापस आती है और दोबारा से युद्ध होता है, और युद्ध में फिर महाराणा प्रताप को काफी हानि उठानी पड़ती है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हुए, और घायल होने के बाद उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाना, उनके सामंतों ने सुरक्षित स्थान पर महाराणा प्रताप को जाने के लिए कहा, और इसके लिए झाला मानसिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। झाला मानसिंह लगभग महाराणा प्रताप की कटकाथी के व्यक्ति थे। झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया और महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से यहाँ से निकाला गया। इसके पीछे कारण ये कहा गया कि अगर आप जीवित रहोगे तो ही आप इन मुगलों से आगे भविष्य में लड़ पाओगे, लेकिन अगर आप ही जीवित नहीं होगे तो फिर मेवाड़ को कैसे आप वापस प्राप्त करोगे। तो प्रताप जो है इसके लिए मान जाते हैं और वे युद्ध स्थल से हट जाते हैं। इसके बाद झाल मानसिंह उनका छत्र धारण करके युद्ध लड़ते हैं और अंत समय में उन्हें वीरगति को प्राप्त होती है, और युद्ध में दोनों सेना लगभग बराबरी पे छूटती हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक रिसर्च के द्वारा ये घोषित किया गया है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी। देखिए, ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थिति देखी जाए तो ये युद्ध कहा जा सकता है कि युद्ध में दोनों ही पक्ष बराबरी पे छूटे थे। इस युद्ध में किसी भी पक्ष की हानि नहीं हुई थी। हालांकि यहाँ पे महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप को अपनी राजधानी गोकुंदा और आसपास का जो स्थान है वो महाराणा प्रताप ने जरूर खो दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप हार मानने वालों में से नहीं थे। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का जो प्रमाण, जीत के लिए जो साक्ष्य दिए गए हैं, उन साक्ष्यों में ये भी कहा जाता है कि होता यह है कि जब मानसिंह और आसफ खां अकबर के पास वापस जाते हैं तो अकबर उन्हें 2 साल के लिए दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा देता है। इसके बाद अकबर खुद युद्ध का नेतृत्व करने के लिए वापस इसी स्थान पर आता है, और वापस अकबर महाराणा प्रताप को दोबारा से सरेंडर करने के लिए अपनी सेना, एक बहुत बड़ी सेना लेकर आता है। इस सेना का नेतृत्व भगवान दास और कुतुबुद्दीन के द्वारा किया जाता है। भगवान दास और कुतुबुद्दीन ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। उन्होंने महाराणा प्रताप के सामंतों में फूट डालने का प्रयास किया और बड़ी संख्या में लोगों को पैसे का लालच भी दिया, लेकिन महाराणा प्रताप की ये वीर देशभक्त सामंत किसी भी परिस्थिति में महाराणा प्रताप का साथ छोड़ने वाले नहीं थे। साम दाम दंड भेद की नीति जब पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई तो इन्होंने पूरे क्षेत्र को, यानी कि जो ये क्षेत्र है महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी गोकुंदा, उसको पूरे घेरने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में, चूंकि ये बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, बहुत पहाड़ियां यहाँ पे हैं, इस प्रयास में वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए, और अंततः अकबर भी लगभग 5-6 महीने खाक छानने के बाद अकबर को भी वापस जाना पड़ा। जैसे ही अकबर वापस जाता है, महाराणा प्रताप दोबारा से उन स्थानों को जिन्हें अकबर ने जीत लिया था दोबारा से विजिट करते हैं, और इसके बाद अकबर अपने एक सबसे यशस्वी सेनापति शहबाज खां को महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए भेजता है। ये शहबाज खां पहले से ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाता है महाराणा प्रताप के खिलाफ, और ये 3 बार महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान करता है। तीनों अभियानों में कंक्लूजन 0। तीनों अभियानों में हालांकि शहबाज खां को थोड़ी बहुत सफलता मिली, उसने महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ का जो किला था उसको जीत लिया था, लेकिन जैसे ही शहबाज खां इस क्षेत्र से पीछे हटता है तुरंत महाराणा प्रताप उस वापस जो क्षेत्र छीन गया था उस वापस क्षेत्र को दोबारा जीत लेते हैं। और इसी दौरान उनका एक युद्ध होता है जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर के जो मामा थे सुल्तान सिंह, उस सुल्तान सिंह की अमर सिंह के द्वारा हत्या की जाती है। अमर सिंह के विषय में कहा गया है कि अमर सिंह ने एक ही भाले से घोड़े सहित सुल्तान सिंह को बींध दिया था। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई। ये दिवेर का युद्ध था। इस युद्ध को जीतने के बाद मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र को वापस महाराणा प्रताप जीत लेते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और ये भी है कि जिस समय ये अभियान अकबर के द्वारा इस क्षेत्र में किया जा रहा था तो इस समय अकबर लगभग 36 चौकियां यहाँ पे स्थापित करता है ताकि इन चौकियों के माध्यम से महाराणा प्रताप पर निगरानी रखी जा सके। तो इन चौकियों में दिवेर की चौकी काफी बड़ी थी। इस चौकी को महाराणा प्रताप जीत लेते हैं और इसके बाद उनका शासन दोबारा शुरू होता है। लेकिन अकबर भी
हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। अकबर दोबारा से भगवान दास के जो भाई हैं जगमाल को भेजता है। जगमाल भी काफ़ी लंबे समय तक महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान चलाता है, लेकिन कंक्लूजन उसका भी जीरो रहा। इसके बाद 1580 के आसपास अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर के द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना जैसे ही युद्ध के लिए क्षेत्र में आते हैं तो महाराणा प्रताप ने अब की बार स्ट्रेटजी चेंज की। होता यह था कि जैसे ही मुगल सेना युद्ध के लिए आती थी, महाराणा प्रताप पहाड़ियों पर चले जाते थे और बाद में चुपके से वे इन जो चौकियां थी इन पर आक्रमण करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अब्दुल रहीम खाना ने आक्रमण करने के लिए अपनी चौकी का स्थान चेंज किया, तुरंत ही महाराणा प्रताप ने पीछे से जाके उस चौकी पे कब्जा कर लिया। और इस चौकी पे कब्जा करने के दौरान अब्दुल रहीम खान खाना का जो परिवार है, इसमें महिला और उनकी कुछ बच्चियां भी शामिल थी, वो महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महान लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अगर ऐसा किसी मुस्लिम शासक के द्वारा होता तो ये क्या करते, उन हिंदू लड़कियों को दासी बना के रख लेते थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। महाराणा प्रताप ने शेष सम्मान इन स्त्रियों को वापस अब्दुल रहीम खान खाना के पास भेजा। इस घटना से अब्दुल रहीम खान खाना बहुत प्रभावित होते हैं और इसके बाद वे अनमने मन से महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान करते हैं। लेकिन अकबर को जब इस घटना का पता चलता है तो वो अब्दुल रहीम खान खाना को युद्ध क्षेत्र से वापस बुला लेता है। इसके बाद भी अकबर के द्वारा बहुत से अभियान महाराणा प्रताप पे किए गए, लेकिन कंक्लूजन जीरो निकला। लगभग 13 साल की तपस्या के बाद राणा प्रताप के द्वारा चित्तौड़ और मांडलगढ़ के क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र को जीत लिया जाता है और अकबर, जो उस समय का बहुत बड़ा शहंशाह था, महाराणा प्रताप के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये था आज हमारा महाराणा प्रताप का सेशन। इसी क्रम में क्या होता है, एक शिकार के दौरान 19 जनवरी 1557 को महाराणा प्रताप घायल होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं ये थे अमर सिंह। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैंने घटनाओं को काफ़ी कम करके सुनाया है। लेकिन अगर मैं घटना पूर्ण रूप से सुनाता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। महाराणा प्रताप की अगर पूरी कहानी सुनाई जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वीरता के साथ उन्होंने ये युद्ध लड़े हैं। ये घटना मैंने चूंकि बहुत सूक्ष्म रूप से आपको बताई है, लेकिन फिर भी इस घटना से हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक महान योद्धा के द्वारा एक बहुत बड़े शासक के सामने अंतिम समय तक नतमस्तक ना होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।